नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है परिष्कार वर्ल्ड पर। परीक्षाएं सामने हैं और बड़ा चैलेंज है परीक्षा। जितना भी हमारा पढ़ने का सामग्री है, मटेरियल है, वो या तो कॉन्सेप्ट है या फैक्ट है। जी हाँ, या तो अवधारणा है या फिर तथ्य है। तो ये बड़ी हमारे सामने चैलेंज रहता है कि इसे समझे। हाँ, हमें समझ तो आ गया, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो हम उन चीज़ों को ढंग से लिख नहीं पाते। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों किस तरीके से तैयार किए जा सकते हैं, इस पे मैं आपसे बात करती हूँ। सबसे पहले तो हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है और केवल पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए आसपास का वातावरण हमें बहुत सपोर्ट करता है और उसके लिए आपको चाहिए एक आरामदायक और शांत वातावरण, जगह। सबसे पहले पढ़ने के लिए इसे ढूंढ लीजिए, खोज लीजिए। अब चलते हैं हम आगे। क्या फोकस करना है? अनावश्यक विचार को छोड़ दीजिए। जो भी एक इधर उधर के थॉट्स आते हैं जो पढ़ने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसे तो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड समय है अब आपके पास। आपको पढ़ना है, अपनी तैयारी करनी है और बहुत सारा जो सिलेबस है आपकी तरफ उम्मीद से देख रहा है। मन को शांत रखें, कूल रखें, कुछ भी बाहर होता रहे। अब आपको अपने ऊपर कोई किसी भी प्रकार का नेगेटिव असर नहीं लाना है। कुछ चीज़ें बिगड़ी हो सकती हैं आपके आसपास, आपके परिवार में, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन अब इन चीज़ों पे सोचेंगे तो फिर भाई परीक्षा कैसे पास करेंगे। तो बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक और बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, स्ट्रॉन्ग बन जाइए, मन को कूल कर दीजिए। जाए सब चीज़ें, समस्याएं भाड़ में, बाद में मैं देख लूँगी या देख लूँगा, अभी तो मुझे केवल पढ़ना है। तो मन को शांत रखें, अपनी रुचि की चीज़ें सबसे पहले पढ़ें। जी हाँ, जिसमें हमें मज़ा आता है उससे ही हमारा स्टार्ट अच्छा होता है। तो याद रखें, जो आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है सबसे पहले उसे पढ़ें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको उपलब्धि का एहसास जल्दी होने लगेगा। जी हाँ, जो चीज़ हमें जल्दी समझ में आ जाती है वो फिर हमें गेन की फीलिंग देती है। तो ये आप करें। अब आप देखिए, जैन ने कहा है कि अगर हमारी 25 प्राथमिकताएं हैं तो आपकी एक भी प्राथमिकता नहीं है। जी हाँ, अपनी प्रायोरिटीज़ तो तय करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें उसी दिशा में हैं कि आप फिक्स कर लें कि अभी केवल परीक्षा आपकी प्रायोरिटी है और केवल उसकी ओर आपको देखना है। फोकस करें। अपने टारगेट जो है वो छोटे टुकड़ों में बांटिए। बहुत बड़ा सिलेबस देख के घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई भी बड़ा पहाड़ भी पार करना स्टेप एक एक स्टेप से ही तो पार होता है। तो फिर आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए और आगे बढ़ते जाइए। एक बात पर ही ध्यान दें। जी हाँ, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय से मान लीजिए आप इतिहास पढ़ रहे हैं और मुगल काल पढ़ना है और आपको ध्यान आ गया पॉलिटिकल साइंस में मुझे राष्ट्रपति पढ़ना है। अरे भाई, राष्ट्रपति को पढ़ लेंगे, अभी मुगल काल को पढ़े। तो एक बार में एक ही चीज़ पर ध्यान दें। एक है मिशेल, बहुत अच्छे प्लेयर हैं गोल्फ के। उनसे पूछा गया कि आप सटीक निशाने कैसे लगाते हैं, तो उन्होंने देखिए कितनी खूबसूरत बात कही। मैं बहुत ज़्यादा आगे देखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस एक समय में एक शॉट और एक समय में एक ही होल के बारे में सोचता हूँ। बड़ा लंबा चौड़ा मैदान होता है गोल्फ का, लेकिन उस छेद में जब गेंद डालनी होती है तो वो कहते हैं मैं सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करता हूँ। तो इसलिए आपको एक बार में एक ही बात पर ध्यान देना होगा, तब आप बेहतर ढंग से फोकस कर पाएंगे। अब बात आती कॉन्सेप्ट को, कि कॉन्सेप्ट को कैसे समझें। हम लाइनों पे लाइनें पढ़ते चले जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत आसान है इसे समझना। क्योंकि जब पूरा पैराग्राफ होता है, वो पूरे पैराग्राफ में तो बात को समझाया जाता है। होते 2 या 3-4 वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स बोलते हैं। तो कीवर्ड्स अगर आप निकालना सीख जाएंगे दोस्तों, तो फिर आप कॉन्सेप्ट को आसानी से समझेंगे और वो आपको भारी नहीं लगेगा। जैसे राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति बताई गई है, तो उसमें ये बताया भारत के संविधान में राज्य में भी, यानी बात राज्य की हो रही है, स्टेट की हो रही है, केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है। राज्यपाल को नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वैसे यहाँ पर है, जबकि वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व करने वाली मंत्रिपरिषद करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यपाल अपनी शक्ति कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व करने वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। तो हमारे कीवर्ड्स कितने निकले कि राज्यपाल का संबंध है राज्य से, और ये कार्यकारी नाम मात्र का कार्यकारी है, और यह अपनी शक्ति का उपयोग केवल
मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो 4 कीवर्ड से हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कीवर्ड्स को निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम चित्र बना सकते हैं, चित्र देख सकते हैं, ख़ासतौर पे नक्शे वगैरह आप चित्र के माध्यम से ही देखते हैं। फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो फ्लो चार्ट है कि हमारे देश में दोहरी सरकार है, केंद्र में है और राज्य में है, लेकिन केंद्र और राज्य में जो सरकार है उनका ढांचा कैसा है, उनके अंग क्या है, ये स्पष्ट बताया गया। तो आपको बार बार 2 तरीके से याद करने की ज़रूरत नहीं, दोनों में व्यवस्थापिका या विधायिका है। विधायिका होती है स्टेट में, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका के रूप में स्टेट में हाई कोर्ट होती है और वहाँ सुप्रीम कोर्ट होती है। तो ये इस तरीके से हमने अपनी सरकारी ढांचे को समझ लिया, सरकार कैसे चलती है इसको समझ लिया। तो फ्लो चार्ट के ज़रिए हमने बड़े कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके नक्शे, चित्र, फ्लो चार्ट और आपके ग्राफ्स वगैरह बहुत काम देते हैं। कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए क्या है, संबंध जोड़िए आप अलग अलग सब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो बॉटनी के कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, जैसे पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं और जीव जंतु भी सांस लेते हैं, लेकिन उन दोनों में श्वसन क्रिया है, दोनों विकसित होते हैं, दोनों में प्रजनन क्रिया होती है, लेकिन इसमें कैसे होती है, इसमें कैसे होती है, इतना ही तो फ़र्क है। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को समझ सकते हैं। अब देखिए कि ज्योग्राफी है, अगर आपने ज्योग्राफी में खनिज समझा कि खनिज कहाँ कहाँ पैदा होते हैं, यानी मिनरल्स कहाँ कहाँ पैदा होते हैं, तो आप इकोनॉमी को ईजीली समझ लेंगे। और इकोनॉमी को इजीली समझेंगे, जहाँ पर ज़्यादा खनिज है तो वहाँ की इकोनॉमी ठीक है, तो उसकी जो पॉलिटिकल स्थिति है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इस तरीके से हम एक दूसरे को लेकर के समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में साम्यवाद जब पढ़ते हैं तो कार्ल मार्क्स को पढ़ना होता है, और यही साम्यवाद हमें बताता है कि सभी लोग एक समान हैं। तो इकोनॉमी में भी साम्यवाद का अपना एक महत्व है। तो इकोनॉमिक्स वाले लोग उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेकर समझते हैं, तो आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेकर समझ लीजिए। जब हिंदी साहित्य पढ़ना हो तो आप प्रगतिवाद को समझने के लिए साम्यवाद को पढ़ेंगे। इस तरीके से हम कोरिलेशन कर सकते हैं, हर चीज़ दूसरे से कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ी है, एक सब्जेक्ट या कुछ और सब्जेक्ट से। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दूसरे सब्जेक्ट का सहारा ज़रूर लीजिए आप। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल स्थिति है तो कोई राज्य है, स्टेट है, तो उसकी अपनी व्यवस्था होती है, लेकिन ज्योग्राफिकली उसकी एक सीमा भी होती है। तो आपने जब इस पॉलिटी सिस्टम को समझा तब आपने ज्योग्राफी का सहारा भी लिया। हम भी बताते हैं हमारे देश की इतनी इतनी सीमाएं हैं और ऐसे है इस तरीके से। अब फैक्ट्स को कैसे याद करें, फैक्ट्स को याद करने के 2-3 छोटे छोटे टिप्स बताती हूँ, आपके बहुत काम आएंगे। एक है छोटे छोटे फार्मूलाज बनाएं। फॉर एग्जांपल राजस्थान की पाकिस्तान से जो सीमाएं टच करती हैं वो ज़िले कौन से हैं, इन ज़िलों को याद करने के लिए आप याद कर लीजिए एक बैंक का नाम, SBBJ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो एस का मतलब श्रीगंगानगर, बीकानेर, बी एंड फिर अगेन बी बाड़मेर और जैसलमेर। तो चारों ज़िले हमारे पाकिस्तान से टच करते हैं, तो आप SBBJ से छोटे से फार्मूला से याद कर सकते हैं। एक और तरीका है मज़ेदार, आप कहानी बना लें। कहानी बनाने के लिए देखिए एक प्रश्न अगर आता है कि चंबल नदी का जो सिस्टम है वो क्या है, कौन कौन सी नदियाँ बाहर निकलती हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बनाई कि एक लड़का है वो अपने 2 दोस्तों के साथ चंबल नदी में तैर रहा है। तो लड़के कौन है, KP, PK और CK के साथ चंबल नदी में तैर रहा है। तो अब आप देखिए K का मतलब है कुन्नू, P का मतलब है पार्वती, और फिर P का मतलब है परवन, फिर K का मतलब है काली सिंध, और फिर CK का मतलब छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध चंबल नदी। तो इस तरीके से आपने ये छोटा सा एक स्टोरी बनाई और उस स्टोरी से आपको पूरे चंबल नदी का सिस्टम याद हो गया। अब है कुछ ट्रिक्स हम बना सकते हैं, जैसे बचपन में BA कर लिया, भारत देश से किन किन देशों की सीमाएं मिलती है, इसको याद करने का ये तरीका है बचपन में BA। तो ये है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, और फिर म्यांमार, और फिर है भूटान, देन लास्ट में अफगानिस्तान। इन देशों को बताने के लिए हमने इस एक फार्मूले को बना लिया, एक ट्रिक को बना लिया। अब आती है कि मेमोराइज कैसे करें, यानी हम याद कैसे रखें। हमने फैक्ट समझ लिए,
हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब इसको याद करने के बहुत छोटे छोटे से टिप्स है, फटाफट आप समझते जाइए। बोलकर याद करें। बोलकर याद रखने का मतलब ये है कि जब हम केवल पढ़कर याद करते हैं तो हम केवल अपनी मेमोरी पर, अपनी केवल स्मृति पर निर्भर होते हैं, केवल हम समझते हैं और स्मृति में जाता है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो फिर एक सिस्टमेटिक ऑर्डर आता है हमारी चीज़ को प्रेजेंट करने का। हम लॉजिकल वे में चीज़ों को बोलते हैं, एक के बाद दूसरा शब्द, दूसरे के बाद तीसरा शब्द। तो बोलकर जब हम खुद ही को सुना रहे हैं, बोलकर याद कर रहे हैं, तो हमें बेहतर ढंग से याद हो सकता है, क्योंकि वहाँ हम कॉन्शियसली और लॉजिकली काम कर रहे होते हैं। लिख कर याद करें कि जी हाँ, लिख कर याद करने का बड़ा फ़ायदा है आपको, कि आप लिखेंगे तो आपकी एक तो लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होगी, और जब लिखेंगे फिर आप उसी तरीके से काम करेंगे कि आपको लॉजिकल वे में चीज़ों को प्रेजेंट करना है, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख कर करेंगे। ग्रुप में याद करें, बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक ग्रुप बना लें। आजकल बहुत सारे आपके मोबाइल की वजह से आपको ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है कि आप ग्रुप में हर बच्चा एक चीज़ पे बोले और आपस में एक दूसरे को याद करा सकते हैं। फिर प्ले कार्ड बनाकर याद करें। छोटे छोटे प्ले कार्ड्स बना सकते हैं जिसको कैरी करना आसान है। आप लेटे हुए हैं, पूरी किताब को हाथ में लेना मुश्किल है, तो छोटे छोटे कार्ड्स पे इसी तरीके से जो कीवर्ड्स आपने निकाले हैं या जो फार्मूलाज आपने बनाए हैं या स्टोरीज आपने बनाई है, उनके ज़रिए आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। याद रखने के लिए सबसे ज़्यादा अहम है कि हम उसे रिपीट ज़रूर करें। जी हाँ, रिविज़न आपका होना ही चाहिए। एक दिन बाद उसे ज़रूर देखें, जो आपने कल पढ़ा था उसे आज ज़रूर देखें। जी हाँ, जल्दी आप देखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी। रात को सोने से पहले पढ़ें। आप इस अनुभव से गुजरते हैं कि सोते समय में जो घटना या जो व्यक्ति याद आता है, सुबह उठते ही वो हमें याद रहता है। यानी सोने से पहले अगर आप कोई मुश्किल चीज़ है उसे बार बार दोहराएंगे अपने मन में या उसे बार बार पढ़ेंगे, तब फिर वो आपको ज़्यादा मजबूती से याद रहेगी। सुबह उठते ही ज़रूर पढ़ें। उठते अपनी एनर्जी को इधर उधर डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं। आप तो मुंह धोएं, ब्रश करें, अपनी चाय वगैरह लें और सीधे आप पढ़ने बैठ जाएं। लंबा अंतराल ना आने दें। जी हाँ, बिल्कुल बड़े गैप्स नहीं आने चाहिए। बड़े गैप्स आते ही आपने कितनी भी मेहनत की हो, आपकी चीज़ें आपकी स्मृति में बैठने से रुक जाएगी, छूट जाएगी। तो आपको बराबर रिपीटेशन पे बहुत ध्यान देना है। अब आप देखिए, रॉबर्ट बहुत बड़े हमारे विचारक रहे हैं। वो कहते हैं यदि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं तो आपके पास असफलता की चिंता करने का समय ही नहीं रहेगा। जी हाँ, अपना 100% दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, अपनी सारी शक्ति, सारी क्षमता, सारा समय अपनी पढ़ाई पर लगाइए और लगा करके आप अपने आप को तैयार करें, तो आपकी ज़िंदगी में केवल सफलता आपका इंतज़ार करिए। असफलता के लिए कोई जगह नहीं है। परिष्कार परिवार की ओर से आपकी परीक्षा की सफलता के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं। उम्मीद करते हैं यह लेक्चर आपकी मदद करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को समझने में, आपके फैक्ट्स को याद रखने में और उसको बहुत ढंग से याद करके बढ़िया परीक्षा देने में।